हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि भाई बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, मतलब जो फंड आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, किस चीज़ के लिए, स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, या फिर उसको एक्सपैंड करने के लिए जो भी फंड आपको रिक्वायर्ड होता है उसको बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। जो भी मतलब आपके बिजनेस में जो भी पैसा रिक्वायर्ड होता है उसको बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। फिर हमने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे 2 पार्ट में बांटा कि भाई जो आपको पैसा है, जो भी आपको फंड है, 2 जगह आपको लग सकता है। मतलब 2 जगह कौन कौन सा, एक फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो भी लॉन्ग टर्म एसेट, मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब में जो लगता है उसको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो लगता है, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, आपको रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये सब चीज़ के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आखिरकार जो चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो सिंपली बोलता है कि आपके फिनेंस को, मतलब पैसे को मैनेज करना, उसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें करते क्या है, तो इसमें सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं कि हाँ अपने बिजनेस को ज़रूरत कितना है पैसा। फिर पता चल गया कि जैसे मान लो 50 लाख हमको ज़रूरत है, तो ज़रूरत पता लगने के बाद अब हम करते हैं कि लाए कहाँ से। तो 2 सोर्स होता है, डेट या इक्विटी। डेट मतलब बॉर्डिंग जो बैंक से लिए, इक्विटी मतलब याद है ना जो शेयर होल्डर या इन्वेस्टर से हम जाते हैं पैसा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं इक्विटी। तो यहाँ से हमने पैसा लिया है, तो अब 50 लाख हमारे पास आ तो गया, अब करेंगे क्या, अब इसको इन्वेस्ट करेंगे जिस रीज़न के लिए हमने लिया, या तो फिक्स्ड कैपिटल के लिए लिया होगा, या तो वर्किंग कैपिटल के, या तो प्लांट, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चीज़ के लिए लिए होंगे, नहीं तो सैलरी पे करने के लिए, या फिर सीसी के लिए, मतलब रॉ मटेरियल को लेने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। तो अब फिर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसको, उस चीज़ में जो भी रीज़न से आपने पैसा लिया। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिसाइड डिविडेंड। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, डिविडेंड बांटते हैं। मतलब आपने पैसा तो ले लिया, उसको इन्वेस्ट भी कर लिया, अब आपके बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो आप प्रॉफिट भी तो कमाओगे ऑपरेशन करके। तो अब प्रॉफिट कमाओगे तो उसका कुछ हिस्सा भी तो देना पड़ेगा वो इक्विटी वाले को जिनसे हमने पैसा लिया था, जितना परसेंट उसका शेयर होल्डिंग होगा। तो ठीक है, तो वही बोलता है कि डिसाइड डिविडेंड, कि डिविडेंड बांटना, जो प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन जो होता है ना, मतलब उसको बांटना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को, उसी को डिविडेंड बोलते हैं। तो डिसाइड करते कितना डिविडेंड हम दें। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या करा कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो भाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब इंक्रीजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। जो मार्केट वैल्यू है ना शेयर का, वो इंक्रीज हो रहा है, तो अभी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम बोलेंगे। हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीसीएस का एग्जाम्पल भी लिया था, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या हो रहा था, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ रहा था, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा था। बट टीसीएस में क्या था, वो मार्केट शेयर क्या हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था, घट रहा था, मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा था। नेक्स्ट अब हमको क्या पढ़ना है, फिनेंशियल डिसीजन। मतलब फिनेंशियल मतलब पैसा, और डिसीजन मतलब जो डिसीजन लेते हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड हमको डिसीजन लेना। भाई ये पूरा चैप्टर में हमको पैसे से रिलेटेड ही काम करना है, या उससे रिलेटेड ही डिसीजन लेना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा डिसीजन होता है। तो सबसे पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम से ही क्लियर है, इन्वेस्टमेंट मतलब हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डिसीजन। मतलब डिसीजन रिगार्डिंग वेयर टू इन्वेस्ट द फंड, कि हम भाई इन्वेस्ट कहाँ करने वाले हैं फंड। तो बिज़नेस को पैसा चाहिए होता है, बिज़नेस को फंड चाहिए होता है, तो कुछ तो रीज़न होगा, कहीं तो इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे, कहीं तो या तो प्लांट हो सकता है, मशीनरी खरीदना चाह रहे हो, या एक्सपैंड करना चाह रहे होंगे। तो वही बोलता है कि डिसीजन रिगार्डिंग वेयर टू इन्वेस्ट, कि हम भाई पैसा लगाना कहाँ चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, अब देखो हम कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हैं, हमने पढ़ लिया टॉपिक कि कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हैं। तो भाई 2 जगह लगा सकते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल में और एक वर्किंग कैपिटल में। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो भी लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब हो गया फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी, रेंट, जो भी रॉ मटेरियल होगा। तो ये दोनों जगह पे कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन दोनों जगह में से, तो इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, कि वेयर टू इन्वेस्ट। हमने देखा ना कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने 2 जगह बांटा था। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। तो यही हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देख रहे थे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या कर रहे हैं, यही देख रहे हैं कि भाई डिसीजन रिगार्डिंग वेयर टू इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट कहाँ करना चाह रहे हो। आप प्लांट लेना चाहते हो, बिल्डिंग लेना चाहते हो, या फिर रॉ मटेरियल आपको चाहिए, या फिर सैलरी पे करने के लिए फंड चाहिए, तो इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, अब वाई क्रिटिकल, भाई ये क्रिटिकल क्यों होता है, तो समझो ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो हम फिक्स्ड कैपिटल के लिए ले रहे हैं, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए ले रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर मान लो एक बार गलत डिसीजन हो गया तो वह रिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब वो वापस, ऐसा नहीं कि कोई गुड्स है बेचे उसको रिटर्न कर दिए, इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है और फिर वापस ये नहीं हो सकता। ठीक है, रिवर्स नहीं हो सकता। एंड अफेक्ट द फ्यूचर प्रॉफिट। मान लो एक बार में आपके बिजनेस में से 50 लाख, 1 करोड़, मान लो छोटा बिजनेस है, उसका 50 लाख ऐसा इन्वेस्ट हो गया गलत जगह पे, तो फिर उसका आगे का ना फ्यूचर प्रॉफिट बहुत अफेक्ट होगा, वो बिजनेस ही अफेक्ट हो जाएगा पूरा। सो इसलिए बहुत क्रिटिकल होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
यहाँ एग्जाम्पल भी लिया है कि क्यों क्रूशियल है कि एक कंपनी ना ओल्ड मशीन बाय कर लिया, मतलब न्यू की जगह ओल्ड, क्योंकि उसको लगा कि भाई सस्ता में खरीद लेंगे, सस्ता में काम हो जाएगा, तो ओल्ड मशीन खरीदा टू सेव द कॉस्ट, ये कि सस्ता में कि उनको कॉस्ट सेव हो जाएगा। लेकिन अब क्या होने इससे उसका लो प्रोडक्शन अच्छा से, मतलब मशीन काम नहीं कर रहा होगा अच्छे से, प्रोडक्शन अच्छा नहीं कर रहा होगा, और जिसके कारण इसको बहुत रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कॉस्ट लगने लगा, ठीक है, उसको रिपेयर ही करवाने में बार बार ख़राब हो जा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, इसको कंपनी को लॉस हो गया फ्यूचर में। मतलब कंक्लूजन क्या है कि एक बार गलत डिसीजन आपने ले लिया इन्वेस्टमेंट का, गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मतलब गलत जगह पे कर दिया, तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म लॉस, आपको लंबे समय तक लॉस झेलना पड़ सकता है, हो सकता है कंपनी भी बंद हो जाए। तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही क्रूशियल होता है कि भाई आपको पैसा लगाना कहाँ पे है। फिक्स्ड कैपिटल में लैंड एंड बिल्डिंग तो बहुत सोच समझ के लगाना होता है, बहुत सही, मतलब अच्छे मशीनरी पे जो सही क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, सही आप बिल्डिंग बनवा रहे हो, सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, यही बात करता है। पहला डिसीजन हो गया, क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट होता है फिनेंसिंग डिसीजन। अब भाई फिनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने क्या पता लगाया कि भाई हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मान लो हमको मशीन में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और मशीन का कीमत है 10 लाख, तो ये तो हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पता चलिए कि भाई 10 लाख का हमको मशीन चाहिए। लेकिन अब लाए कहाँ से, तो कहाँ से फंड लाएंगे, कहाँ से फंड हम लाएंगे वो पैसा, ये बात करता है फिनेंसिंग डिसीजन। मतलब चूजिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फिनेंस, मतलब किस जगह से हम पैसा लाएंगे। तो देखो हमने बात कर रखा है कि कहाँ से पैसा लाते हैं, तो जो जगह से, डेट या इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है, हमने देखा था ना, बैंक में गए थे 12% इंटरेस्ट पे हमको दे रहा था लोन, तो ये होता है डेट, ठीक है। इक्विटी क्या होता है, जो लोगों से हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बदले में ओनरशिप राइट हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्विटी। तो हम दो जगह से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या कर रहे हैं कि बेस्ट सोर्स चूज़ कर रहे हैं कि भाई आखिर पैसा आएगा कहाँ से। अब यहाँ पे क्या बोलता है ना, डेट। डेट क्या होता है, चीप बट रिस्की। अब देखो डेट मतलब बोरिंग, जो भी बैंक से हम पैसा ले रहे हैं, ठीक है, डेट तो बोलता है ये सस्ता होता है बट रिस्की होता है। अब दोनों का मीनिंग समझते हैं, भाई सस्ता क्यों होता है, रिस्की क्यों होता है। तो देखो डेट सस्ता इसलिए होता है क्योंकि जब आप आगे टैक्स के बारे में जानोगे, इनकम टैक्स के बारे में जानोगे, तो जो भी डेट लेते हैं ना, मान लो हमने डेट लिया, ठीक है, 50 लाख का डेट लिया, ओके, अब इसका इंटरेस्ट है 10%, तो हमने 50 लाख का डेट लिया, 10% इंटरेस्ट, मतलब क्या हो गया हमारा, लगभग 5 लाख हो गया, 5 लाख का इंटरेस्ट हो गया। तो जो इंटरेस्ट है ना, इसका डिडक्शन मिल जाता है। मतलब मान लो आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, आपकी कंपनी कितना 20 लाख प्रॉफिट कमाई इस साल में, ठीक है, और इन्होंने 50 लाख का डेट लिया हुआ, मतलब 5 लाख का इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो यहाँ से ना इंटरेस्ट माइनस हो जाता है 5 लाख। मतलब आपको अगर टैक्स भी भरना है ना, तो 15 लाख पे भरना पड़ेगा। मतलब 5 लाख का आपको क्या हो रहा है, डिडक्शन मिल रहा है, वो इनकम टैक्स आपको देती है। अगर आप क्लास 11th के लास्ट चैप्टर देखे होंगे, फिनेंस, जो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते होंगे पीएन, तो याद होगा, तो उसमें एक आइटम आ जाता होगा इंटरेस्ट के नाम पे, तो यही आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो इसलिए चीप होती है, क्योंकि आपको इसका डिडक्शन मिल जाता है, आपको फ़ायदा मिल जाता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है, क्या, डेट, जो भी बोरोइंग कर रहे हैं। भाई रिस्की क्यों है, तो अब देखो, आप मान लो आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी मान लो प्रॉफिट कर रही, तो अब तो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कभी आपकी कंपनी लॉस करे, तो क्या वो बैंक वाला रुक जाएगा कि हाँ ठीक है भाई, आप इंटरेस्ट मत दो, जब आप प्रॉफिट कमाना है तो फिर इंटरेस्ट देना। तो ऐसा तो नहीं होता है, आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, ज़्यादा कमाओ या कम कमाओ, उसको इंटरेस्ट पर एनम उसको चाहिए ही, जो भी टाइम होगा उसमें उसको इंटरेस्ट चाहिए ही। दैट्स वाई रिस्की हो जाता है। मान लो कंपनी 2-3 साल तक लॉस कर रही है, तो भाई इसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, तो उसको तो इंटरेस्ट का पेमेंट हमेशा करते ही रहना होगा। दैट्स वाई रिस्की होता है। तो ठीक है, तो आपको समझ गया कि भाई चीप क्यों होता है, क्योंकि भाई हमको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। और रिस्की क्यों होता है, क्योंकि आप प्रॉफिट कमाओ, लॉस करो, जो भी करो उसको इंटरेस्ट चाहिए। मान लो लॉस करो, अगर लॉस होने लगा कंपनी में, फिर भी हमको इंटरेस्ट पे करना है। दैट्स वाई ये रिस्की सिचुएशन आ जाता है, दैट्स वाई ये रिस्की होता है। नेक्स्ट, इक्विटी के बारे में बात करते हैं, तो इक्विटी बोलता है सेफ होता है बट कॉस्टली होता है। अब भाई ये क्यों, देखो, तो कॉस्टली क्यों होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो कंपनी अगर इक्विटी से पैसा रेज करे, मतलब इन्वेस्टर से, जो हमारा शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो उनसे अगर पैसा रेज करती है ना, तो कंपनी को ऐसा कोई डिडक्शन टैक्स का नहीं मिलता है। जैसे इंटरेस्ट में तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता। और दूसरा, इसको बहुत सारा कंप्लायंस करना पड़ता है। जो भी सेबी अगर लिस्टेड कंपनी है, तो बहुत सारा कंप्लायंस, बहुत सारा फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सब अलग अलग कॉस्ट इसको लग जाता है, ठीक है, पैसा रेज करने में इक्विटी से। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। एक तो डिडक्शन भी नहीं मिल रहा है इनकम टैक्स का, और प्लस बहुत सारा अलग अलग कॉस्ट उसको लगता है कंपनी को, तो ये कॉस्टली हो गया। अब भाई सेफ़ क्यों है, तो समझो, मान लो कंपनी किसी साल प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, तो डिविडेंड देना न देना ये कंपनी के ऊपर रहता है डिपेंडेंट, ठीक है। तो कंपनी चाहेगी तो डिविडेंड भी दे सकती, नहीं चाहेगी तो रिटर्न भी कर सकती है अपने साथ फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो
कंपनी मान लो कभी गेन कर रही है, मतलब प्रॉफिट कर रही है, तो वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टर को दे रहा है। मान लो कभी लॉस हो गया, कंपनी को लॉस हुआ किसी साल में, तो वो नहीं देगा डिविडेंड, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि इन्वेस्टर आके बोलेगा कि नहीं भाई मेरे को चाहिए ही चाहिए। बैंक वाला बोलता है कि हाँ मेरे को इंटरेस्ट रेगुलर चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर को जो इक्विटी शेयर होल्डर है ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। दैट्स वाई ये सेफ होता है कि जब प्रॉफिट है तो भाई दे दो, जब लॉस है तो मत दो। इसलिए ये सेफ होता है। बट कॉस्टली क्यों होता है आपने देखा, क्योंकि कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता और बहुत सारा अलग अलग कॉस्ट इसको लग जाता है। देखो वही चीज़ यहाँ एग्जांपल में दिया है कि कंपनी टेक्स हेवी लोन्स, मस्ट पे इंटरेस्ट इवन इन लॉस, जिसके कारण क्या होता है, रिस्क इंक्रीज होता है। दैट्स वाई क्या होता है, हमारा डेट रिस्की हो जाता है कि अब लॉस करो तब भी आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अब क्या बोलता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो ये बोलता है ना कि एक ऑप्टिमम बैलेंस बनाना पड़ेगा रिस्क और रिटर्न का। मतलब बोल रहा है कि डेट और इक्विटी का ना एक अच्छा प्रोपोर्शन रखना पड़ेगा, एक अच्छा मिक्स बनाना पड़ेगा कि हाँ इसका कितना परसेंट ले, इक्विटी का कितना परसेंट ले, डेट का कितना परसेंट ले, जो हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। इसी को हम आगे चल के ना पढ़ते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर एक टॉपिक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम यही डिसाइड करते हैं कि भाई डेट से कितना पैसा उठाए, इक्विटी से कितना पैसा उठाए, जिससे ओवरऑल कंपनी का बेनिफिट हो, कंपनी फ़ायदा में हो। तो इसी चीज़ के बारे में हम कैपिटल स्ट्रक्चर एक टॉपिक है उसी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बात किया गया ना, इसका मतलब क्या होता है, मिक्स, मतलब डेट और इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन रखे। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। फिनेंसिंग डिसीजन में क्या करते हैं कि कहाँ से पैसा लाना है। अच्छा, आप अगर ना एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और क्या आपको अगर पता है बैलेंस शीट तो इधर कैपिटल होता है, इधर लोन होता है, और इधर पे हम फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बात करते हैं, और इधर करंट एसेट जैसे कि डेटर्स हो गया, कैश बैलेंस। तो समझो जो भी आप ना फिनेंसिंग डिसीजन लेते हो ना, फिनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा लाने का, मतलब ये लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी एसेट, लाइबिलिटी साइड में आपका पैसा आता है। जब भी आप फिनेंसिंग डिसीजन का बात करते हो, फिनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है, आपके लाइबिलिटी साइड में इधर से पैसा आता है। और इन्वेस्टिंग डिसीजन में क्या करते हैं, हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कि फिक्स्ड एसेट में या करंट एसेट में। तो ये जैसे फिक्स्ड एसेट में या वर्किंग कैपिटल जो है ना उसमें, तो इन्वेस्टिंग डिसीजन में क्या होता है, एसेट में इधर से पैसा आया लाइबिलिटी से, और लाइबिलिटी से हम क्या कर दिए, हम फिक्स्ड कैपिटल या करंट एसेट जिसमें भी इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो तो फिनेंसिंग डिसीजन में क्या बोला हमने, फिनेंसिंग डिसीजन में इधर पैसा आता है, मतलब ये जो ब्लू से है ना, ये फिनेंसिंग डिसीजन, मतलब लाइबिलिटी साइड में हम पैसा लाए कहाँ से, या तो इक्विटी से ला सकते हैं, कैपिटल को इक्विटी भी बोलते हैं, कंपनी के केस में क्या होता है इक्विटी, मतलब हम पैसा लाए कहाँ से। और उसके बाद हम इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ पर, तो इन्वेस्टिंग में देखो जो ग्रीन से है ना, ये इन्वेस्टिंग में क्या हम इन्वेस्टिंग कि हम भाई इन्वेस्ट कहाँ करें, किस एसेट में करें, किस जगह पे इन्वेस्ट करें, प्लांट एंड मशीनरी ले या अपने रॉ मटेरियल में खर्चा करें, मतलब इन्वेंटरी में। ओके, तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन पता चला, आपको फिनेंसिंग डिसीजन पता चला, और ये जो फिनेंसिंग डिसीजन है ये रियल लाइफ में भी आपको एज एन कंपनी में भी हम दिखा देते हैं कि डेट से या इक्विटी से पैसा रेज करती है, पैसा मंगवाती है, क्या करती है, सोर्स बेस्ड सोर्स ऑफ फिनेंस की पैसा लाती है। देखो हम रिलायंस कंपनी पे आ गए, रिलायंस इंडस्ट्री के, और इसके बैलेंस शीट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिख जाएगा, ये रहा बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है यहाँ पे इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या, इक्विटी जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब इक्विटी से पैसा उठाया, इन्वेस्टर से पैसा उठाया, मतलब हम लोग जैसे लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे जैसे बहुत सारे लोग से यहाँ पे क्या है, पैसा उठाया, तो ये क्या हो गया हमारा इक्विटी। और जो हमने डेट का बात किया, तो डेट कहाँ पे, डेट यहाँ पे देखो बोरोइंग, ये जो बोरिंग है ना, मतलब इन्होंने क्या किया, डेट से पैसा लिया यहाँ पे। यही तो बोलते हैं सोर्स ऑफ फिनेंस। फिनेंसिंग डिसीजन में क्या करते हैं कि भाई इक्विटी से और डेट से कितना पैसा ले रहे हैं, मतलब क्या प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, या पैसा लाना है। ठीक है, सोर्स, तो यही तो सोर्स होता है, इक्विटी कैपिटल और बोरिंग। तो देखो यहाँ पे, तो ये हमारा फिनेंसिंग डिसीजन हो गया। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या करते हैं कि इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ से जो पैसा आया उसको इन्वेस्ट कर देंगे फिक्स्ड एसेट में। फिक्स्ड एसेट मतलब जैसे लैंड, बिल्डिंग, उसमें। और अगर देखना भी है तो देखो फिक्स्ड एसेट में भी ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब ये क्या है, फिक्स्ड एसेट मतलब क्या हो गया आपका, फिक्स्ड कैपिटल में हम डाल रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल में डाल रहे हैं। ठीक है, वो हमने देखा ना इन्वेस्टिंग डिसीजन में कि पैसा ले तो आए फिनेंसिंग से, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल, जैसे क्या होता है उसमें कि हम इन्वेंटरी मतलब रॉ मटेरियल टाइप, इस चीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये देखो प्रैक्टिकली है रिलायंस इंडस्ट्री के ये बैलेंस शीट में। ओके, इन्वेस्टमेंट फिनेंसिंग के बाद अपने नोट्स पे आते हैं डिविडेंड डिसीजन, कि भाई डिविडेंड डिसीजन अब क्या होता है। अब समझो हमने क्या किया, हमने पैसा लिया, ठीक है, पैसा लेना क्या हो गया, फिनेंसिंग। ठीक है, और हमने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, वो फिक्स्ड एसेट में भी कर सकते हैं या वर्किंग कैपिटल जो भी उसमें भी कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। अब भाई इन्वेस्टमेंट किया, लैंड एंड बिल्डिंग, जो ये सब चीज़ में, लास्टली हमको मेन मोटिव क्या है, क्या भाई हम कमाना चाहते हैं, हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हम सेल्स करना चाहते हैं। तो अब आपने क्या कर लिया, आपने प्रॉफिट कमा लिया, ईयर एंड पे आपने प्रॉफिट कमा लिया।
अब बताओ, आपने जो इक्विटी वाले से पैसा लिया है उसको भी तो कुछ मतलब दोगे ना प्रोपोर्शन, इसका जो भी इसका हकदार होगा। मतलब इक्विटी वाले से आप जब पैसा ले रहे थे तो ओनरशिप कुछ दिए थे, राइट? तो मतलब उसको एज एन प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी तो दोगे, क्योंकि ये एज एन ऑनर ही है ना। अगर इस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो इक्विटी वालों को भी मिलना चाहिए, ठीक है? वो जो भी शेयर होल्डर है उनको भी मिलना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड डिसीजन होता है। तो देखो, डिविडेंड डिसीजन में मेनली क्या होता है, देखो कंपनी का ये सोच होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग सोच होता है। तो कुछ कंपनी सोचती है ना कि ठीक है भाई, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, हम इसको पूरा जितना प्रॉफिट कमाएंगे, मान लो 100 लाख मतलब 1 करोड़ प्रॉफिट कमाई, ये सारा का सारा हम बांट देंगे शेयर होल्डर्स में, ओनर्स के बीच में। दूसरा कंपनी होता है उसका कुछ अलग सोच होता है, उसका सोच होता है कि नहीं भाई, जो प्रॉफिट है ना 100 करोड़, इसमें से 50 लाख हम रख लेते हैं री इन्वेस्ट करने के लिए अपने बिजनेस में, और 50 लाख हम क्या कर देंगे, बांट देंगे शेयर होल्डर्स में। कुछ अलग भी कंपनी होती है जो बोलती है नहीं भाई, हम 1 करोड़ अगर कमा रहे हैं पूरा का पूरा री इन्वेस्ट करेंगे। री इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, देखो आप कमा रहे हो, ठीक है, आप मान लो जितना प्रॉफिट कमाए उतना बांट दोगे तो फिर मतलब आपका बिजनेस ग्रोथ ही नहीं करेगा ना। री इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि अलग अलग ब्रांच खोलना, थोड़ा सा जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका डाइवर्सिफिकेशन करना, प्लांट एंड मशीनरी दूसरा लाना। तो जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे, जब तक पैसा बचाओगे नहीं, तब तक कैसे री इन्वेस्टमेंट करोगे? तो अलग अलग कंपनी अलग अलग सोच होती है कि हाँ भाई, हम डिविडेंड के रूप में बांट दे या फिर रिटर्न कर ले। क्या करें, डिविडेंड के रूप में बांट दे या फिर हम रिटर्न कर ले, मतलब अपने पास रखे फर्दर री इन्वेस्टमेंट के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसी से रिलेटेड डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, मीनिंग क्या होता है, डिसीजन अबाउट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंपनी के केस में क्या होता है, आपका प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको बोलते हैं डिविडेंड। कि हाँ डिविडेंड, या फिर डिविडेंड कितना बांटे और रिटेन कितना करे, अपने पास कितना रखे फर्दर फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये एग्जांपल लिया कि एक मान लो एक कंपनी है जो कि 10 लाख कमा रही है, ओके। ऑप्शन 1 है, ये चाहे तो गिव ऑल डिविडेंड टू शेयर होल्डर हैप्पी नाउ, शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो शेयर होल्डर को पूरा का पूरा 10 लाख हम बांटते हैं। दूसरा कंपनी क्या होता है, बोलता है कि नहीं, हम ना सिर्फ 4 लाख ही बांटे, बाकी का 6 लाख क्या कर ले, रिटेन कर ले, सो दैट ओपन न्यू ब्रांच इन फ्यूचर प्रॉफिट। जो भी हम पैसा बचा के रखे ना 4 लाख, इससे हम क्या करेंगे, जो भी 6 लाख बचा के रखे, इससे फ्यूचर में एक नया ब्रांच बनाएंगे, मतलब ग्रोथ करेंगे। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग सोच होता है, अलग अलग डिसीजन वो लेती है डिविडेंड डिसीजन में, कि हाँ भाई डिविडेंड इतना रिटेन करे या फिर दे दे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, डिविडेंड बांट दे, शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे। तो यही बोलता है, कंक्लूजन क्या है कि बैलेंस बिटवीन करंट इनकम एंड फ्यूचर ग्रोथ। मतलब इस तरीके से आपको डिसीजन लेना है कि फ्यूचर में ग्रोथ हो, वो कंपनी पर डिपेंड करता है, कंपनी के मोटिव पर डिपेंड करता है, उसका क्या पर्पस है। तो फ्यूचर का ग्रोथ हो या फिर जो करंट इनकम है, मतलब शेयर होल्डर को खुश रखना चाहती है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट देगी, ओके। अच्छा, आपका एक डाउट आ सकता है कि भाई ठीक है, कंपनी डिविडेंड बांट रही है वो ठीक है, मान लो जो कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही, इसमें तो शेयर होल्डर मतलब वो तो मतलब उनका तो नुकसान है, वो अगर प्रॉफिट का हिस्सा ही नहीं मिल रहा उसको डिविडेंड मिल ही नहीं रहा तो वो तो खुश नहीं होंगे, वो तो नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, समझो। जो भी शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं ना कंपनी में अगर उनको पैसा नहीं भी मिल रहा है, वो री इन्वेस्ट होते होते क्या होता है, शेयर का प्राइस उनका तो बढ़ जाता है। जैसे समझो आपने FD खुलवाया, ठीक है, और FD में आपका मान लो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, हर जो भी साल में आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, वो वापस आपके FD में जुड़ते ही जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। उसी तरीके से इसमें भी होता है कि कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट तो कर लिया, और उसका इन्वेस्टमेंट जो कंपाउंडिंग अगर हो रहा है, उनका जो भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, उनका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली उनको बेनिफिट हो रहा है, भले मिल नहीं रहा है, रियलाइज़ नहीं हो रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है उस चीज़ में, ओके। तो चलिए थोड़ा डिविडेंड डिसीजन को भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कंपनी में कैसा होता है। देखो ये कोल इंडिया का है कंपनी, ठीक है, कोल इंडिया जो कोयला बनाती है, इसका यहाँ पे देखो डिविडेंड ये कितना दे रही, 5.88% ये डिविडेंड बांट रही है अपने शेयर होल्डर्स को। बाकी क्या कर रही होगी, रिटर्न कर रही होगी, फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, ठीक है। यहाँ देखो रिलायंस इंडस्ट्री कितना बांट रही है, तो ये डिविडेंड 0.41% मात्र, 0.41%, मतलब कोल इंडिया तो कुछ दे रही थी 5.88 के आसपास, लेकिन ये रिलायंस इंडस्ट्री तो मात्र 0.41। मतलब इनका क्या मोटिव हो सकता है कि भाई हम पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस को ग्रोथ करवाएंगे, तो ये मोटिव हो सकता है, इसलिए डिविडेंड ज़्यादा नहीं बांट रहे। एक और कंपनी देखते हैं, टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर्स क्या कर रहे हैं, इनका डिविडेंड 0, मतलब ये थोड़ा भी डिविडेंड नहीं बांट रही है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा ये री इन्वेस्ट करके कंपनी को ग्रोथ में शायद इनका ये मोटिव हो सकता है। तो अलग अलग कंपनी में ऐसा डिविडेंड आपको मिल जाएगा कि वो कितना बांट रही है। तो वापस अपने नोट्स पे आते हैं। तो देखो हमने क्या कर लिया, हमने पढ़ा फिनेंसिंग डिसीजन के बारे में। इसमें 3 डिसीजन क्या पढ़ा, इन्वेस्टिंग डिसीजन, कहाँ इन्वेस्ट करें, फिनेंसिंग पैसा लाए कहाँ से सोर्स, एंड सी डिविडेंड डिसीजन की थर्ड डिविडेंड डिसीजन। तो देखो ये प्रैक्टिकली भी होता है, एक्चुअली होता है, भले आपको बेसिक्स दिया गया होगा, बेसिक्स में दिया होगा, बट ये रियली कंपनी में थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है, बट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फिनेंशियल
प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? तो हमने प्लानिंग पढ़ा है ना पहले। प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या करना है, कैसे करना है, पहले डिसाइड। इसी तरीके से हम पैसे के बारे में प्लानिंग करते हैं। मतलब हम एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में हमको कितना फ़ंड रिक्वायरमेंट होगा और किस सोर्स से लेंगे। मतलब कितना फ़ंड रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो हमको कहीं पे इन्वेस्ट करना है या किसी मशीन्स में इन्वेस्ट करना है, हमको 50 लाख का रिक्वायरमेंट है रुपीज़, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे फंड रिक्वायरमेंट का मतलब क्या बोल रहा है कि भैया अमाउंट आपको कितना लगेगा, अमाउंट। एंड दूसरा सोर्स कि कहाँ से लाएंगे। तो सोर्स तो आपको पता ही है, दो सोर्स होता है। कौन सा डेट या फिर इक्विटी। तो यही होता है प्लानिंग में। हम क्या करते हैं कि हमको भैया कितना पैसा का ज़रूरत है और किस सोर्स से लाएंगे, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो एग्जाम्पल लिया है, ए कंपनी प्लान एक्सपेंशन आफ्टर 2 years एंड स्टार्ट अरेंजिंग फंड टुडे। मतलब वो आज से ही फंड अरेंजमेंट स्टार्ट करती कि हमको 2 साल के बाद के लिए क्या है, तो फ्यूचर के लिए वो अभी से ही प्रिपेयर्ड है। यही फाइनेंशियल प्लानिंग में तो यही देख रहे हैं। और क्यों करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग? देखो, मान लो हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करना है, ठीक है, हमको एक मशीन का ज़रूरत है, तो अंदाजन ना एक लोन या फिर डेट के हिसाब से हम क्या करते हैं, डेट या इक्विटी से कहीं से भी पैसा ले लेते हैं, ठीक है, 40 लाख का हमने फ़ंड रेज कर लिया, ठीक है। बट एक्चुअली क्या है, मशीन 50 लाख का है। हमको नहीं पता था उस समय, हमने उतना इस चीज़ पर रिसर्च नहीं किया, ठीक है, इतना प्लानिंग नहीं किया। तो मशीन 50 लाख का है, हमको लेना है मशीन प्रोडक्शन करने के लिए। बट हमने रेज़ कितना किया, 40 लाख, क्योंकि हम प्लानिंग नहीं कर रहे थे। अब इससे क्या होगा, हम तो मशीन नहीं खरीद पाएंगे। अब भाई जब मशीन नहीं खरीद पाएंगे तो हमारा ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, मतलब पूरा प्रॉब्लम। फिर वापस से आप 10 लाख वापस से रेज़ करोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो यही बोलता है। तो इस केस में हुआ क्या है, आपका शॉर्टेज हो गया। तो शॉर्टेज के कारण क्या हो गया, आपका ऑपरेशन स्टॉप हो गया, मतलब आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 10 लाख वापस अब फर्दर मतलब रेज़ करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक के लिए तो ऑपरेशन आपका स्टॉप ही हो गया ना, क्योंकि आपका शॉर्टेज हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लो 50 लाख का मशीन है और आपने 60 लाख रेज़ कर लिया, आपको नहीं पता था, आपने प्लानिंग नहीं किया। तो अब क्या होगा, मान लो 50 लाख का तो मशीन खरीद लिया, अब 10 लाख आइडल पड़ा हुआ है। भाई मान लो आप डेट से लिए होंगे, मान लो 10 या 12% का इंटरेस्ट तो जा रहा है, वो तो ऐसे ही फंड रखा हुआ है। तो जो भी आपने एक्सेस फंड रेज किया है ना, उस पर तो इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, एक्सेस के कारण आपका वेस्टेज और प्लस कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लग गया। तो दैट्स वाई आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमको फंड सच में कितना ज़रूरत है और किस सोर्स से लेंगे। तो यही होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इससे क्या होता है, इंश्योर राइट फंड एट राइट टाइम, कि आपको जब फंड ज़रूरत होगा और सही समय पर आपको मिल जाएगा, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो इस तरीके से हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग भी टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब देखो, जो बीएसटी होता है ना, एक्चुअली जो बिजनेस स्टडीज़ होता है, वो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। आप एज एन थ्योरी, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर है, बट जहाँ हो सके आप प्रैक्टिकली देखो, आपके फ्यूचर में ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। ओके, इसको एज एन थ्योरी सब्जेक्ट मत पढ़ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, फाइनेंशियल डिसीजन हमने देख लिया और फाइनेंशियल प्लानिंग हमने देख लिया आज।